सोनिया जी ने कहा कि तो एक साइलेंट किलर बजट है गरीबों के ऊपर, तो उसको लेकर बजट में कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड में लगा दिया, मैंने पीपीएफ में जमा करवा दिया, मैंने तो वो खर्चे मेरी इनकम में से घट जाया करते थे। क्या था कि कई लोग झूठे भी क्लेम कर लेते थे, मैंने डोनेशन दे दिया किसी को, संस्था को। अब इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो सरकार ने सीधा बच्चों को पढ़ाओ, मेडिकल कराओ, अपने लिए कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख की 5 लाख तक होगी इनकम आपकी, हम कुछ भी लिन लेंगे आपसे और आपको टैक्स माफ कर। 1 लाख रुपए तक की लिमिट ऐसी कर दी तो हम कोई टैक्स नहीं देंगे। 1 लाख से 7 लाख वाली जो बात है, मेरा खर्चा है सर। अब आप देखें, आप यूनिवर्सिटी ने उनका भी आप मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हो तो 50,000 करोड़, पेंशन स्कीम है 50,000, गृह ऋण पे ब्याज जैसे ये हैं। और जो हमारा आर्थिक प्रकोष्ठ होता है भारतीय जनता पार्टी का, उनके फरीदाबाद के जिला के संयोजक हैं। और आज जो केंद्रीय बजट था उसका जो भारतीय जनता पार्टी ने आम जन तक पहुंचाने के लिए युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, आर्थिक प्रकोष्ठ मोर्चा और व्यापारिक प्रकोष्ठ मोर्चा की विशेष ड्यूटियां लगाई हैं, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए आज डीसी गर्ग जी हम सबके बीच में आए हैं। तो आप जो भी बातें पूछने हो उनसे पूछिए। बुलाने का मकसद ये है साहब कि किसी भी सरकार के जड़ तो कार्यकर्ता ही होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी या मंत्री जी या विधायक ये पूरी पब्लिक को नहीं बता सकते। कार्यकर्ता ही एक ऐसा बिंदु है, रिसोर्स है, जिसके थ्रू सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये जो आज का कार्यशाला बुलाई गई है, देखिए जी, सबसे पहले तो मैं रेवाड़ी जिला की भाजपा की कार्यकारिणी, मेरे बड़े भाई अध्यक्ष महोदय और पूरी कार्यकारिणी का बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे सब कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला। और जो वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया 1 फरवरी को, उसके बारे में चर्चा करने का मौका मिला और सरकार की जो जिज्ञासा है वो लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। देखिए जी, ये बजट जो वित्त मंत्री महोदया ने पेश किया, ये उनका 5वां बजट है। पहले और भी वित्त मंत्री रहे थे और इस सरकार का NDA 2 का आखिरी पूर्ण बजट है। इसमें सरकार ने कोशिश की है कि हर वर्ग के विकास के लिए ध्यान दिया जाए, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो किसी भी वर्ग का युवा वर्ग है, सभी की तरफ ध्यान दिया है। और जिसमें उन्होंने अनेक जैसे 7 बिंदुओं पे सरकार ने बजट पेश किया है। सप्तऋषि उनका नाम दिया है कि जैसे सप्तऋषि हमारा मार्गदर्शन किया करते थे, उसी हिसाब से अभी भी सप्तऋषि मार्गदर्शन करें हमारे देश का। 7 बिंदु क्या हैं? 7 बिंदु ये हैं, एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, समावेशी विकास, जिसमें ये नहीं कि एक क्षेत्र का विकास हो या एक वर्ग का विकास हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो और सभी वर्गों का विकास हो। आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता। इसका मतलब यह है कि जो स्कीम पहले चला करती थी NDA से पहले, वो कुछ सेक्टर तक लिमिट हो जाती थी, मंत्रियों तक रह जाती थी, ऑफिसर तक रह जाती थी, जो जिसको ज़रूरत थी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं थी। और पहुँचती भी थी तो जो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग था उसको वरीयता नहीं मिलती थी, उसको पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो सरकार सबसे पहले तो डायरेक्ट ट्रांसफर जो बैंक में करती है ना,
उससे जो मिडिल मैन है उनका पत्ता साफ हो जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता। तीसरा सरकार का ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे। देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा नहीं होगा सुदृढ़ तो जब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। तो चाहे वो रेलवे है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो ब्रिज हैं, चाहे ओवर ब्रिज हैं, तो इन सब पे सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है। 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान रेलवे को किया हुआ है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने की घोषणा की है। एक अनईजिंग ऑफ पोटेंशियल, क्षमता विस्तार जब तक नहीं होता किसी भी देश का, किसी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो क्षमता में क्या है कि हमारे जितने भी पोर्ट हैं उनको बढ़ावा मिले, हमारे एयरपोर्ट बने, हमें भंडारण की सुविधा हमारी हो, हमारे सभी क्षेत्रों में विकास हो, उसके लिए हमें क्षमता का विस्तार करना होता है। छठवां जो बिंदु है वो है युवा शक्ति। युवा शक्ति हमारे देश में 35 से 40% पॉपुलेशन, जनसंख्या युवा है, और उसमें से ये है कि भाई बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार उन युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण दे रही है सरकार। उससे क्या होगा कि युवा वर्ग जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने, यानी कि रोजगार देने वाला बने, रोजगार लेने वाला ना बने। तो पहले ये होता था कि युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहता था, अब ऐसा नहीं है। उसके लिए बैंकों से दुनिया भर के लोन मिल रहे हैं, प्रशिक्षण मिल रहा है, सबको गाइडेंस मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है। तो इससे युवा वर्ग काफ़ी हद तक मोटिवेट हो रहा है और उनको रोजगार मिल रहा है। तीसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी देश या समाज ऐसा नहीं हो सकता जिसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना हो, जिसमें पैसा ना आता हो। पैसे से ही सब कुछ चलता है। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री महोदय ने 17 में जीएसटी कानून लागू किया। उसमें से क्या है कि बहुत सारे ऑफिसर्स परेशान किया करते थे व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को। तो सारे करीब 17 टैक्स अलग अलग वो एक ही में मर्ज कर दिए और जीएसटी बना दिया। जीएसटी से क्या है कि पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है। जीएसटी का जैसे लोगो है, एक देश एक कर। जब आप जीएसटी के कार्यालय में जाएंगे या जगह जगह ये लोगो लगा रहता है, तो एक ही रेट होता है सभी चीज़ों का, और वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब तो 370 हटने के बाद, पहले जीएसटी कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल होता था, अब तो कश्मीर से लेकर के एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा एक ही टैक्स लगता है। बाकी टैक्स में, इनकम टैक्स में बहुत बढ़िया सरलीकरण करा है। पहले क्या होता था कि ये एग्जम्पशन, ये इन्वेस्ट करोगे तो ये मिलेगा, ये डोनेशन दोगे तो ये मिलेगा, ये मेडिकल का क्लेम लोगे तो ये मिलेगा। अब ऐसा नहीं है। सरकार ने 7 लाख रुपए तक इनकम बिल्कुल कर मुक्त कर दी है। 7 लाख रुपए भी कम नहीं होता। 7 लाख करीब 58,000 रुपये होते हैं महीने के, और 58,000 रुपये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है जिसमें जो है ना परिवार आराम से गुजारा कर सकता है। तो उतने तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी धीरे करके टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। तो उससे यह है कि 15 लाख रुपए तक बहुत बड़ा बर्डन नहीं बनता। 15 लाख रुपए तक भी इनकम होती है तो भी 10% करीब टैक्स लगता है टोटल, जो पहले जाके 30-40% लगा करता था 7-8 साल पहले तक। प्लस उसको व्यापारियों के लिए सरकार ने बहुत बड़ी स्कीम अच्छी लाई है। एक तो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स में बेनिफिट दिए हैं, उनको लोन देने के लिए बेनिफिट दिए हैं। कोई बड़ा व्यापारी या बड़ी कंपनी उनका पैसा ना मारे, उसके लिए प्रावधान किए हैं। तो एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म और मध्यम वर्ग, छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए। प्लस महिलाओं के लिए एक अलग स्कीम लागू की गई है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। उसमें प्रत्येक महिला को 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। ये एक अलग से प्रावधान किया गया महिलाओं को सम्मान देने के लिए। वृद्धों को जो सीनियर सिटीजन्स होते थे उनको ज़्यादातर ब्याज पर निर्भर करते थे, तो उनको पहले डाकखाने में 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते थे, अब वो 9 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ऐसे ही बैंक में वो 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते थे, अब वो 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं।
क्योंकि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन से रिटायर्ड हो गए, वो बेचारे उनके पास पैसे बैंक में ही इंटरेस्ट बर्डन कम होता जाता था, तो इसलिए उनकी खर्च सही से चलता रहे, इसलिए उन्होंने ये भी व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेजेस का प्रावधान किया गया है और रेलवे को बढ़ावा मिला है। एक सरकार का मुख्य ध्यान है उधर टूरिज्म पे भी बढ़ा देने का, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आपके नॉर्थ ईस्ट कंट्री स्टेट्स, यहाँ पे क्या है कि पीपीपी मॉडल में विकसित करने का है सारे क्षेत्रों को। उससे क्या होगा कि आधा पैसा प्राइवेट फर्म लगाएंगी, आधा पैसा सरकार देगी और उससे क्षेत्र विकसित होगा और वहाँ पे पर्यटक आएंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा, वहाँ उन लोगों की आय बढ़ेगी। दूसरा, ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। जैसे कि हम कोयला से बिजली बना रहे हैं, हम कोयला से ना बना के हम सोलर से बिजली बनाएं। जैसे हमारे व्हीकल्स पेट्रोल से चल रहे हैं, इससे पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो बैटरी से वाहन चलने भी लगे हैं। उसके लिए जो बैटरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल आता था, उस पर भी कस्टम ड्यूटी सरकार ने बहुत कम करी है। मोबाइल फ़ोन के जो कैमरे हैं उन पर बहुत ड्यूटी कम करी है। तो ये सब करके सरकार इस ढंग से सोच रही है कि आने वाले 20-25 साल में जब वो देश का 100वां दिवस मनाया जाए स्वतंत्रता का, तब तक हमारी इकोनॉमी नंबर 1 पे आ जाए। इस कदम से कदम मिला के काम कर रही है। आज भी जब हमने सरकार ने ये संभाला था पद, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2013 में 14 में, तो हमारी जो स्थान था विश्व में 10वें स्थान पे था, आज हम 5वें स्थान पे पहुंच गए। कोविड के महामारी के दौरान भी पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, लेकिन हमारी ज्यों की त्यों रही और सुधार और हुआ। और अब हमारा अगले साल में 7% ग्रोथ रेट का हमने बनाया हुआ है टारगेट, और भगवान ने चाहा तो हम वो अचीव कर जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या है कि 18%, आप देखो जीएसटी की लिस्ट उठा के देखो, 18% पे कितने प्रोडक्ट हैं गिने चुने, ज्यादातर तो ऑटोमोबाइल्स पर ही 18% है। हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है सारी, तो ज्यादातर तो 12% या 5% वाले जीएसटी के क्षेत्र में आते हैं। और 3 नए बहुत बड़े उन्होंने कदम उठाए इस बार। क्या उठाए तो मैं आपको समझाता हूँ जीएसटी में। एक तो ऑफिसर्स के ऊपर लगाम कसी है। क्या लगाम कसी है कि पहले कोई फैक्ट्री में घुस गया, उसने थोड़ी भी आनाकानी करी, उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देते थे। अब वो नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है सरकार ने। तो इसमें और क्या इसका मिसयूज करते थे सरकारी ऑफिसर, कुछ भी दिखा के उसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी, प्रोसिक्यूशन कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट की पावर खत्म कर दी जी। दूसरा, कोई भी व्यापारी, सपोज करो किसी से गलती हो गई, अनजाने में गलती हो गई, ऑफिसर जाता था तुरंत अरेस्ट करके ले आता था, उसकी खत्म कर दी। मतलब 3 उसमें इसको जीएसटी को बेसिकली डीक्रिमिनलाइज किया है। इसका शब्द है डीक्रिमिनलाइजेशन, मतलब कि जीएसटी को जो क्रिमिनल एक्ट थे उससे रिड्यूस किया, क्योंकि ये तो फाइनेंस एक्ट है भाई, इसमें क्रिमिनल का क्या मतलब, कोई गला थोड़ी काट रहा है किसी का, मर्डर थोड़ी कर रहा है किसी का। तो कोई ऑफिसर जबरदस्ती कर रहा है मान लो किसी से, और उसने रोका, आप व्यापारी हैं, ऑफिसर जबरदस्ती कर रहा, आपने रोका, तो ऑफिसर तुरंत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देता है आपका, वो अब ऐसा नहीं कर पाएगा।